Assalamu alaikum. Hope you will be fine, dear students. Our next topic from electrochemistry chapter is corrosion and its prevention. So first of all, what is corrosion? Slow and continuous eating away process. Eating away process of any metal is called corrosion. ठीक है, देखिए मैंने इसमें दो वर्ड्स यूज़ किए हैं. नंबर 1 स्लो प्रोसेस होता है, नंबर 2 कंटिन्यूस ईटिंग अवे प्रोसेस होता है. ठीक है, यानी स्लोली स्प्रेड होता है और एक दफ़ा जब लग जाए ना जंग तो फिर ये चलता रहता है. ठीक है, कोरोजन असल में क्या चीज़ है? जंग है ना, जो आप लोगों ने लोहे को लगता हुआ देखा होगा. ठीक है, जैसे देखिए आप लोगों ने प्योर आयरन देखा है ना, प्योर जो लोहा होता है. ठीक है, तो प्योर आयरन जो है वो कैसा होता है? सिल्वरी वाइट होता है, ऐसे चमकता सा सिल्वरी वाइट होता है. ठीक है, लेकिन अगर इस प्योर आयरन पे कहीं पर स्क्रैच आ जाए, ठीक है, और फिर स्क्रैच आने के बाद जो है वो एटमॉस्फेयर में क्लाउडी मॉइस्चर सा होना, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और ये मॉइस्चर इसकी सरफेस के ऊपर अटैक करके, ठीक है, तो एक सेल की तरह इसके ऊपर बन जाता है कैथोड और एनोड. अभी मैं आगे फिर डिस्कस करती हूँ. तो फिर इस पे जंग लगने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है. ठीक है, तो जंग लगने में क्या होता है कि अंडर जो मतलब प्रॉपर कंडीशंस हैं उसकी प्रेजेंस में इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का मास बन जाता है. ठीक है, ओरिजिनली ये यूँ होता है, ये ओरिजिनल है. प्योर आयरन ओरिजिनली सिल्वर वाइट होता है. ठीक है, और जंग में जब इसको जंग लग जाता है तो जंग लगने में ये कैसा हो जाता है? ये हो जाता है रेडिश ब्राउन. ठीक है, और ये रेडिश ब्राउन जो है ये किस वजह से होता है? ये रेडिश ब्राउन होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन हाइड्रोक्साइड की वजह से. ठीक है, जिसको हम FeOH होल 3 भी लिखते हैं और या हम इसको Fe2O3 भी लिखते हैं. उस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का मास जो है वो इसके ऊपर बन जाता है Fe2O3. ठीक है, तो ये असल में जंग होता है ब्राउन कलर का. अच्छा, इसी तरह आप लोगों ने बाकी मेटल्स की सरफेस पे भी ये जंग लगता हुआ देखा होगा. जैसे देखिए एलुमिनियम है ना, एलुमिनियम. तो एलुमिनियम जो है ये ओरिजिनली आप लोगों ने देखा होगा ऐसे सिल्वर सा होता है. ठीक है, और जब इसके ऊपर जंग लगता है तो जंग लगने में इसके ऊपर वाइट पाउडर बन जाता है. और ये पाउडर किस चीज़ का होता है? Al2O3 एलुमिना का होता है. इसी तरह देखें कॉपर है ना, कॉपर. तो कॉपर जो है ये भी ओरिजिनली तो ऐसे ग्रीन टाइप के कलर का होता है. ठीक है, और जब इसके ऊपर जंग लगता है तो जंग लगने में इसकी सरफेस के ऊपर कॉपर कार्बोनेट बन जाता है. और ये कॉपर कार्बोनेट जो है ये किस कलर का होता है? ग्रीन पाउडर सी लेयर इसके ऊपर बन जाती है. ठीक है, इसी तरह देखिए सिल्वर के जो बर्तन हैं घरों में यूज़ होते हैं, सिल्वर यूटेंसिल्स, तो ये ओरिजिनली जो है वो ऐसे वाइट से होते हैं. ये सारे सिल्वर वाइट से होते हैं. कॉपर में हल्का सा ग्रीन टच भी आता है, लेकिन ओरिजिनली ये सारे ऐसे सिल्वर वाइट से होते हैं ना, मेटल्स हैं. ठीक है, तो इसको जब जंग लगता है, ठीक है, तो इसके ऊपर फिर ब्लैकिश सा पाउडर बन जाता है, ब्लैक पाउडर टाइप का बन जाता है. और ये किस चीज़ का होता है? Ag2S सिल्वर सल्फाइड का होता है. ठीक है, तो ये देखें ये सारे मेटल्स जो हैं इनके ऊपर जब इनका करोजन का प्रोसेस होता है तो इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब ऑक्साइड्स बन जाते हैं या सल्फाइड्स बन जाते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर डिफरेंट कलर यानी उनका ओरिजिनल कलर जो है वो चेंज हो जाता है. अच्छा, अब इन सब मेटल्स में ये जो आयरन का जो जंग है ना ये बहुत ज़्यादा पोरस सा होता है. ठीक है, द रस्ट दैट फॉर्म्स अपॉन द सरफेस ऑफ आयरन इज़ टू मच पोरस टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग मेटल. जैसे ये एलुमिनियम है ना, एलुमिनियम के सल्फर के सरफेस के ऊपर जब ये एलुमिना बन जाता है ना जंग लगने की वजह से, तो फिर ये एलुमिना जो है उसकी सरफेस को कवर कर देता है, तो मज़ीद फिर अंदर जंग नहीं जाता है.
यानी एल्यूमिनियम को जब आप जो ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में एक्सपोज करते हैं ना, एल्यूमिनियम आपने लिया और उसको आपने एटमॉस्फेयर में निकाल लिया बाहर, तो बाहर इसकी सरफेस के ऊपर फ़ौरन ऑक्सीजन अटैक कर लेता है, तो इसकी सरफेस के ऊपर वाइट कलर का पाउडर बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एंड देन दिस एल्यूमिना फर्दर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर करोजन। यानी ये एल्यूमिना इसके ऊपर एक कोटिंग सी बना लेता है, तो फर्दर इसको जंग नहीं लगता है। सेम इसी तरह से कॉपर और सिल्वर में भी है। लेकिन आयरन के ऊपर ये जो सरफेस पे ये आयरन ऑक्साइड बनता है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का ये पाउडर बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा पोरस होता है। तो पोरस होने की वजह से फिर इसके ऊपर और भी मतलब अंदर अंदर ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है वो इसके ऊपर अटैक करता है, तो इसलिए आयरन को जब एक दफ़ा जंग लगता है ना, तो वो जंग लगने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है और कंटिन्यूअस ईटिंग होती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा आयरन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर आयरन देखा होगा कि उसके ऊपर जब जंग लगने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आराम आराम से आयरन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इतना मजबूत आयरन जो है वो फिर बिल्कुल उसके अंदर सुराख बन जाते हैं, वो टूट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम करोजन में किसकी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, आयरन की, क्योंकि आयरन का ये जो जंग है ये बहुत ज़्यादा पोरस होता है। तो पोरस होने की वजह से एक दफ़ा जब इसके ऊपर जंग लग जाता है तो फिर ये चलता रहता है। ठीक है, ये स्टॉप नहीं होता है। जबकि ये जो बाकी मेटल्स हैं तो इनके ये जो जंग हैं तो ये बस सिर्फ मतलब एक दफ़ा अटैक हुआ, ठीक है, और उस अटैक के बाद जो इनके ऊपर वो लेयर बन जाती है तो वो लेयर फिर फर्दर करोजन नहीं मतलब उसको रोक देती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रस्ट है, ये रस्ट असल में क्या होता है, Fe2O3 होता है। इसके ऊपर अगर आप चार्जेस लगाएं तो ये 3 ऑक्सीजन पे -6 होगा, ये +6 होगा, तो ये 2 आयरन पे +6 आ रहा है, तो एक आयरन पे कितना होगा, +3 होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोगों की बुक में भी इन्होंने एक जगह पर लिखा हुआ है कि ये जो रस्ट ऑफ आयरन है ना, रस्ट ऑफ आयरन, ये असल में क्या चीज़ है, ये है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड जो है ना, इसका फार्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O, ये हाइड्रेटेड हो गया। और ये देखिए -6 +6, तो 2 पे चार्ज +6 है, तो एक पे चार्ज कितना होगा, +3, तो इसलिए हम इसको आयरन 3 ऑक्साइड बोलते होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये जंग कैसे लगता है। तो जंग लगने के लिए ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा ना तो फिर ये इसके ऊपर जंग लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आयरन का एक पीस हो गया और लेट सपोज़ इस आयरन की पीस पर कहीं पर स्क्रैचेस आए हुए हैं, कहीं पर दाग धब्बे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो दाग धब्बों वाला पोर्शन है ना, इसको हम कौन सा पोर्शन कहते हैं, इसको हम स्ट्रेन्ड पोर्शन कहते हैं। स्ट्रेन पोर्शन या इम्प्यूरिटीज़ वाला जो पोर्शन होता है, तो अगर आयरन के ऊपर ये दाग धब्बे लग जाए ना, ये इस तरह के स्ट्रेन मार्क्स वगैरह ये चीज़ें लग जाएं, तो तब इसके ऊपर जंग लगने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर ये दाग धब्बे ना हो तो फिर तो इसकी इनर सरफेस छुपी हुई है, फिर इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर ये दाग बन जाते हैं ना, तो फिर ये एक सेल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और इस सेल में ये जो प्योर वाला साफ़ सुथरा पार्ट है ना, प्योर आयरन, ये प्योर आयरन वाला पार्ट जो है ये एक्ट करता है एज एनोड, और वो जो दाग धब्बों वाला पार्ट है वो एक्ट करता है एज कैथोड। लेकिन कंडीशन क्या है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी है और ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन तो वैसे भी ऑलरेडी होता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना ज़रूरी है। मॉइस्चर होगा तो तब जो है इसके ऊपर फिर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा है कि आयरन के ऊपर जंग कब लगता है, अगर उसके ऊपर यूं करके दाग धब्बे बन जाए। तो जब इसके ऊपर ये दाग धब्बे बन जाते हैं ना, तो फिर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की प्रेजेंस में फिर ये जो आयरन का पीस है ये एक सेल के तौर पर बिहेव करता है, जिसमें ये साफ़ सुथरा पार्ट जो है ये एनोड एक्ट करता है, और वो दाग धब्बों वाला पार्ट जो है वो क्या एक्ट करता है, वो कैथोड एक्ट करता है। ठीक है, अब उसी तरह से एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो ऑक्सीडेशन देखिए प्योर आयरन की होगी, आयरन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यहीं पर मैं ये रिएक्शन लिख लेती हूँ, ये एनोड है। ठीक है, तो एनोड पे आयरन, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगा, Fe2 प्लस फेरस आयंस। तो अगर हम इसको 2 आयरन बनाते हैं तो फिर 2 आयरन जो है वो 2 फेरस बनाएगा, तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे। ठीक है। अच्छा, ये एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। अच्छा, इधर वाला पार्ट जो है ये कैथोड है। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन जो है वो किस चीज़ की होगी, मैंने आपसे कहा है कि कैथोड पे ये सेल तब बिहेव करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में ये मॉइस्चर है ना, वाटर, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ये और एयर में ऑक्सीजन, ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे जो लॉस हो रहे हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना लेते हैं, 4 हाइड्रोक्साइड आइंस बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो आयरन बना है ना, इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है, बल्कि ये जो फेरस आइंस बन गए हैं ना, ये फेरस आइंस फिर अगेन मज़ीद एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाते हैं, फेरिक आइंस बनाते हैं। ठीक है। फेरस जो है इट इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज टू फेरिक आइंस एंड देन फिर क्या होता है, दीज फेरिक आइंस रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड्स टू फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो लास्ट रिएक्शन इनके ऊपर क्या होता है, ये जो फेरिक है ये हाइड्रोक्साइड के साथ फेरिक आइंस जो इधर एनोड पे बन रहे हैं, वो वहाँ पर कैथोड पे जो हाइड्रोक्साइड्स हैं तो वो तो 4 बन रहे थे, 4 में से 3 हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, FeOH होल 3 बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये असल में वो जंग है ना। ठीक है। तो ये जो जंग होता है, द रस्ट ऑफ आयरन, इट इज़ सॉफ्ट एंड पोरस इन नेचर एंड देयरफॉर रस्टिंग कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फर्दर डीपर एटमॉस्फेरिक एक्शन। ठीक है। तो करोजन का रिजल्ट क्या होता है, वंस द करोजन इज स्टार्टेड इट कंटिन्यूज अंटिल द होल आयरन पीस इज रस्टेड। अच्छा, तो फिर हम जंग को रोकते कैसे हैं, प्रिवेंशन क्या है इसकी, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, जंग को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है। तो जंग को रोकने के लिए देखें, खुद ही सोचें कि मैंने आपसे कहा है कि आयरन के ऊपर जब दाग धब्बे लग जाते हैं तो तब जंग लगना शुरू होता है। तो जहाँ दाग धब्बे लग गए हैं उनको छुपा लें। अब छुपाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी उस जगह पर पेंट कर लें। ठीक है। पेंटिंग के अलावा उसके ऊपर जो है वो कोई ऑयली सी लेयर लगा लें। तो मतलब ये है कि वो जगह जब छुप जाएगी तो फिर जंग नहीं लगेगा। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट है कोटिंग द मेटल सरफेस विद पेंट या ग्रीस। ठीक है। कोटिंग विद पेंट या ग्रीस, तो पेंट या ग्रीस लगाएंगे तो देखिए वो दाग धब्बे वगैरह जो है वो छुप जाएंगे, तो फिर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ऑक्सीजन वगैरह जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो जंग नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, कोटिंग किस चीज़ की कर सकते हैं, कोटिंग हम कर सकते हैं किसी मेटल की ना। ठीक है। कोटिंग विद सैक्रिफिशियल मेटल। ठीक है। और उनमें किस किस चीज़ की एग्जांपल है, लाइक जिंक की कोटिंग कर लें, जिंक की कोटिंग को गैल्वनाइजिंग कहते हैं, और या उसकी टिन की कोटिंग कर लें, टिन की कोटिंग को टिनिंग कहते हैं, टिनिंग, ये अभी हम डिस्कस करते भी हैं। ठीक है। टिन की कोटिंग को टिनिंग का प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह और भी इसके प्रिवेंशन मेजर्स हैं। नंबर 3 उसमें क्या है कि आयरन जो है उसको डिप कर लें किसी फॉस्फेट बाथ से, डिपिंग। ठीक है। आयरन इनटू फॉस्फेट बाथ, तो फॉस्फेट बाथ उसके ऊपर से वो इम्प्यूरिटीज़ वगैरह जो है उन सबको हटा देगा, तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है। नंबर 4 क्या है, इसको एलॉय बना लें, एलॉइंग द मेटल, एलॉइंग द मेटल। एलॉइंग द मेटल में क्या है, जैसे एग्जांपल है स्टील फॉर्मेशन की। स्टील फॉर्मेशन में देखें आयरन को स्टील बना लें, वो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ भी है। आयरन को स्टील कैसे बनाते हैं, आयरन को जो है वो पहले मेल्ट कर लें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है। मेल्ट करने के बाद जो है उसको फिर प्योर करें, राइट,
बेसिमर प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओपन हार्थ प्रोसेस है। और जब वो प्योर हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो फिर उसके अंदर जो है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज़ ऐड करके कर देते हैं, तो फिर वो स्टील बन जाता है। तो स्टील बनने से फिर इसके ऊपर जंग नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ मेथड क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस चीज़ की कर सकते हैं, निकल की भी कर सकते हैं या क्रोमियम की भी कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 6 क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है कि कैथोड बनने से रोकें। तो कैथोड किस चीज़ का था, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। कैथोड जो है वो इम्प्यूरिटीज़, दाग धब्बों वाला जो पार्ट है वो कैथोड था। तो मतलब आयरन के ऊपर कैथोड बनने से रुके। तो कैथोड कैसे रुकेगा, वही वाली बात है कि अगर कहीं पर दाग धब्बे लग जाते हैं तो उस जगह को फ़ौरन पेंट लगा लें, ग्रीस लगा लें, या उसके ऊपर किसी उसकी कोटिंग कर लें। तो यूँ बस जब वो जगह छुप जाएगी तो फिर उसके ऊपर कैथोड नहीं बनेगा। तो जब कैथोड नहीं बनेगा तो फिर वो सेल के तौर पर बिहेव नहीं करेगा और जंग नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इन सब मेथड्स में आप लोगों की कोर्स में जो मेथड्स हैं वो 2 मेथड्स दिए हुए हैं, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिया हुआ है और एक गैल्वेनाइजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो भी आप ऑलरेडी 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे ये अभी सेल है ना, ठीक है, इसमें एक एनोड होगा पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव एनोड हो गया, और दूसरा कैथोड है ना। तो कैथोड जो है वो हमने किस चीज़ का लेना है, कैथोड उस चीज़ का लेना है जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। जैसे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोटिंग किस चीज़ के ऊपर करनी है, कोई की है ना, ठीक है, ये की है, ये कैथोड है, राइट। बैटरी के साथ ये कनेक्ट होगा और यहाँ पर प्रॉपर जो भी सूटेबल सोल्यूशन चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, तो वो हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एग्जांपल्स में क्या आती हैं, जिस चीज़ की हमने प्लेटिंग करनी होगी ना यहाँ पर इसके ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग हम एनोड वही वाला लेंगे। जैसे देखिए हम किस किस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, गोल्ड की कर सकते हैं, ठीक है, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, इसी तरह टिन की कर सकते हैं, जिंक की कर सकते हैं, कॉपर हो सकता है, कैडमियम है, ठीक है, क्रोमियम है, निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, या लेड हो सकता है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो कैथोड है ना, स्पून है या की है या जो भी चीज़ है जिसके ऊपर हमने प्लेटिंग करनी है, तो हमने जिस चीज़ की प्लेटिंग करनी है, जैसे अब इस की के ऊपर मैं सिल्वर की प्लेटिंग करना चाहती हूँ तो फिर एनोड मैंने सिल्वर का लेना है। अगर मैं इसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करना चाहती हूँ तो फिर एनोड मैंने गोल्ड का लेना है। अगर मैं इसके ऊपर टिन की प्लेटिंग करना चाहती हूँ तो फिर एनोड मैंने टिन का लेना है, ठीक है। तो जो प्लेटिंग करनी है तो एनोड उसी रिक्वायर्ड मेटल का लेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ना, तो वो भी फिर उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अब अगर मैं इसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग करना चाहती हूँ तो एनोड मैंने सिल्वर का लेना है, और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में सिल्वर आइंस मस्ट होने चाहिए। तो फिर मैं सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग वही वाला इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लूँगी, ठीक है। अब ये मैं हाँ ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं कि फिर एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। तो जैसे अब अगर हम सिल्वर की प्लेटिंग कर रहे हैं तो एनोड डिज़ोल्व होता जाएगा, सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 2 सिल्वर हैं तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ये जो सिल्वर आयंस बन गए हैं ये फिर कहाँ मूव करते हैं, ये मूव करते हैं इधर कैथोड की तरफ। कैथोड पर आकर कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में जो है ये सिल्वर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को वापस गेन करते हैं, सिल्वर बनाते हैं। और ये सिल्वर क्या होता है, ये डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट्स अपॉन कैथोड, ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है। तो यूं करके कैथोड के ऊपर जो है वो लेयर आ जाती है। तो इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यूं करके ये जंग नहीं लगेगा ना इसके ऊपर, यानी कि जो है अगर हम तो यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं ना कि करोजन को हमने कैसे रोकना है, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर करोजन नहीं होगी क्योंकि हमने इसके ऊपर से सिल्वर की प्लेटिंग कर ली है। तो यूँ इसका कैथोड जो है वो प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी तरह दूसरा प्रोसेस जो आप लोगों के कोर्स में है
करोजन को प्रिवेंट करने के लिए वो है गैल्वनाइजिंग। ठीक है। गैल्वेनाइजिंग किस चीज़ को कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग में जो है वो हम उसकी जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं विद जिंक, ठीक है, जिसमें हम क्या होता है, इन विच एन आयरन ऑब्जेक्ट इज बीइंग इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक की प्लेटिंग हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें भी सेम वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला ही प्रोसेस है। उसी तरह का जो सेल है वो हम लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। और अब ये जो एनोड है, तो एनोड किस चीज़ का लेंगे? जिंक का लेंगे, क्योंकि हम जिंक की प्लेटिंग करना चाह रहे हैं। और कैथोड जो है वो फिर हमने जिसके ऊपर करनी है ना, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई स्पून ले लें, ठीक है, इसके ऊपर हम करना है, तो ये कैथोड है, ये कैथोड हो गया एंड कनेक्टेड टू बैटरी। और इधर फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम जिंक सल्फेट का ले लेते हैं। अब एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जिंक जो है वो डिज़ोल्व होता जाएगा, तो जिंक आइंस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये जिंक आइंस फिर कहाँ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन में ये जो जिंक आइंस हैं ये वापस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएंगे? जिंक। तो ये जिंक क्या करेगा? ये डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट्स अपॉन कैथोड। तो कैथोड साइज़ में बिग होता जाएगा और कैथोड के ऊपर यहाँ पर जो है वो कोटिंग सी आ जाती है। तो जब हम आयरन ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेट या कोटिंग करते हैं जिंक के साथ, तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो इस प्रोसेस में मैंने आपको पहले भी बताया था, एनोड डिज़ोल्व होता जाता है तो एनोड विल लॉस इट्स वेट, और कैथोड जो है वो क्या है? कैथोड के ऊपर डिपोजिशन हो रही है, तो कैथोड विल गेन द वेट, ठीक है। कैथोड साइज़ में बड़ा होता जाएगा और एनोड साइज़ में छोटा होता जाएगा। इसी तरह अदर मेटल्स जो हैं उनको भी हम इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं, जिस चीज़ की हमें प्लेटिंग मतलब डिज़ायर्ड रिक्वायर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर हम प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट करोजन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। एक्सरसाइज में थोड़े से एमसीक्यूज़ हैं, वो भी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। बुक में पेज नंबर 388 पे देखें। नंबर 1, वीक इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन इज़। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? जो स्लाइटली आयोनाइज होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पोटाशियम आयोडाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये ग्रुप 1 की सॉल्ट है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO3, 3 ऑक्सीजन पे -6 होगा, हाइड्रोजन पे +1, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होगा? +5। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम कार्बोनेट इज, कार्बोनेट पे चार्ज -2 होता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्शन रिएक्शन? इसमें देखें ब्रोमीन पे इधर चार्ज 0 है और इधर चार्ज क्या है? -1, तो डिक्रीज इन चार्ज इज रिडक्शन। यहाँ पे देखें चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। इधर भी चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ भी चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है, ये वाला रिडक्शन है। अ सेल इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। जिंक रॉड एक्ट एज एनोड इन डैनियल सेल। आप लोगों ने पढ़ा है कि डैनियल सेल में जिंक जो है वो एनोड था और कॉपर कैथोड था। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम जिंक को एल्युमिनियम के साथ लगा लें ना, इस तरह का सेल डिज़ाइन कर लें, तो फिर जो है वो जिंक क्या एक्ट करता है? कैथोड एक्ट करता है। ये देखिए जिंक रॉड एक्ट्स एज एनोड इन डैनियल सेल बट इट एक्ट्स एज कैथोड व्हेन इट इज कपल्ड विद एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड। तो फिर इसका क्या मतलब होगा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जिंक जो है कैथोड तब एक्ट करेगा जब जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा देन एल्यूमिनियम। तो वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देख सकते हैं। जिंक और एल्यूमिनियम की अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखें, यहाँ पे हम देख लेते हैं जिंक और एलुमिनियम की। ठीक है, ये देखें ये एलुमिनियम है, ये एलुमिनियम है और ये जिंक है। अब आप इसमें ज़रा देखें, ये -1.67 है ना, और ये 0.76 है, ये बिग वैल्यू है और ये क्या है, स्मॉल, और ये इनको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ दी हैं। तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बड़ी होने का क्या मतलब है कि इसमें रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एलुमिनियम। तो फिर जिंक क्या एक्ट करेगा, जिंक जो है वो कैथोड एक्ट करेगा, और एलुमिनियम जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू छोटी है, मींस उसमें रिडक्शन की एबिलिटी कम है, ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है, तो फिर वो क्या एक्ट करेगा, वो एनोड एक्ट करेगा और ये कैथोड एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन में क्या आएगा कि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है देन एलुमिनियम। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच कैटायंस एंड एनायंस लिबरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट आर डिस्चार्ज्ड। ठीक है, अ सेल विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट बाय अ रिडॉक्स रिएक्शन दैट इज कॉल्ड वोल्टाइक सेल। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द लेड स्टोरेज बैटरी इज a voltaic cell. The electrode potential of the standard hydrogen electrode is chosen as 0 volts. ठीक है, a cathode has the reduction potential more than that of anode. ठीक है, कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है, एनोड की कम होती है, इसीलिए तो एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, बाकी तो एक्सरसाइज में हमने साथ साथ जितने जो क्वेश्चंस रहते थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो बस ये आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था। अच्छी तरह इसको स्टडी कर लें, कहीं पे कोई मसला हो तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।